हेलो। चलो हम लोग एसी थ्योरी के क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो एसी थ्योरी के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 415 वोल्ट आरएमएस और एसी आपूर्ति प्राप्त अधिकतम मान कितना होगा। मतलब क्या दे रहा है, कह रहा है कि आरएमएस का मान दे रखा है। आरएमएस का मान दे रखा है 415 वोल्ट है, ठीक है। तुम्हें एसी आपूर्ति की अधिकतम मान बताना है। अधिकतम मान मतलब कि वीएम बताना है, ठीक है। क्या बताना है? वीएम बताना है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। वीएम बताना है। तो वी आर एम एस बराबर क्या होता है? वी आर एम एस बराबर होता है वी एम अपॉन में √2। वी एम अपॉन में क्या होता है? √2 होता है, ठीक है। तो हमें वी आर एम एस पता है। वी आर एम एस कितना है? 415 वोल्ट है। कितना है? 415 वोल्ट है, लिख लो। तो वी एम हमें पता करना है। तो वी एम बराबर क्या हो जाएगा? 415 इंटू √2। 415 √2 ये हो जाएगा। √2 का मान रख लो, क्या होता है? 1.414। अब इसको गुणा करके सॉल्व कर लोगे तो वी एम बराबर क्या आ जाएगा? तो वी एम बराबर आएगा 586.81। कितना आएगा? 586.81 आ जाएगा। तो ये किसके करीब है? 587 वोल्ट के करीब है। कितने करीब है? 587 वोल्ट हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा है? 587 वोल्ट आ रहा है हमारा। कितना आ रहा है? 587 वोल्ट आ रहा है। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 587 सी ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एसी विभव का औसत मान, क्या चीज़? औसत मान। औसत मतलब कि एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो विभव का औसत मान पता है, यानी वी एवरेज मालूम है। क्या मालूम है? वी एवरेज पता है कितना है? 28√2 अपॉन में पाई है, ठीक। तो इसका माध्य मूल बताना है। क्या बताना है? माध्य मूल बताना है। वर्ग माध्य यानी कि आरएमएस बताना है। वर्ग मान बताना है, मतलब कि क्या बताना है तुमको? आरएमएस बताना है, ठीक है। चलो तो देखो ज़रा, हमें पता है कि वी एवरेज की वैल्यू कितनी है? वी एवरेज की वैल्यू 28√2 पॉइंट में पाई। तो हम जानते हैं फॉर्मूला कि वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? वी एवरेज का फॉर्मूला होता है 2 VM अपॉन में पाई होता है। क्या होता है? 2 VM अपॉन में पाई होता है। वी एवरेज का मान है 28√2 अपॉन में पाई, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा? 2 VM अपॉन में पाई। ये पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। अब ये वी एम बराबर क्या हो जाएगा? तो फिर अब ये 2 से 2 काट लो, इसको कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो वी एम बराबर क्या बचा? 14√2 बचा, ठीक है। तो वी एम का मान क्या आ गया हमारा? वी एम का मान आ गया 14√2। क्या आ गया? 14√2 आ गया वी एम का मान। अब हमें वी एम का मान मालूम पड़ गया है। अब हमें किसका मान पता करना है? आर एम एस का। तो वी आर एम एस बराबर क्या होता है? वी आर एम एस बराबर होता है वी एम अपॉन में √2। क्या होता है? वी एम अपॉन में √2। तो वी एम का मान कितना है? 14√2 अपॉन में क्या आ जाएगा? √2। √2 से √2 कैंसिल। तो वी आर एम एस का मान कितना आ गया? 14 वोल्ट आ गया। कितना आ गया? 14 वोल्ट। क्लियर हो गई इतनी बात? जो अगर कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर डाल देना, हमको बता देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इस तरह से क्वेश्चन एक डायग्राम दे रखा है। ये ऐसा इतना क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि तो शक्ति गुणांक बताओ। ये ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम दे रखा है। वो कह रहा है कि इसका पावर फैक्टर का मान बताइए क्या होगा। इसके पावर फैक्टर का मान हमको बताना है कि इसके पावर फैक्टर का मान क्या होगा, ठीक है। जरा देखो, ये क्या लगा? रजिस्टर लगा है। ये हमारा रजिस्टर लगा। ये क्या है? इंडक्टर है। ये रजिस्टर है, ये हमारा इंडक्टर है, ठीक है। तो अब इंडक्टर है, इंडक्टर के प्रतिरोध को कौन दिखाता है? एक्सएल दिखाता है। और रजिस्टर के प्रतिरोध को कौन दिखाता है? आर दिखाता है, ठीक है। इंडक्टर के प्रतिरोध को एक्सएल दिखाता है और रजिस्टर के प्रतिरोध को आर दिखाता है। तो ये दोनों हमारे कैसे लगे हैं? ये दोनों हमारे सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमें बताना है पावर फैक्टर। क्या बताना है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। क्या होता है पावर फैक्टर का फॉर्मूला? पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos 5 अपॉन में RZ। क्या होता है? देखो,
पावर फैक्टर cos फाई बराबर होता है R/z पड़ा हुआ है। अब देखो R का मान तो पता है हमको, क्या है 3 ओम। एक्सएल का मान पता है लेकिन जेड यानी इम्पीडेंस का मान नहीं पता है। यानी हमको R दे रखा है और क्या दे रखा है एक्सएल यानी इंडक्टर यानी RL का कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी R और L अगर केवल लगे हो वो भी सीरीज में, तो उसका इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जेड बराबर √R² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सएल का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, जेड बराबर कितना आ गया 5 आ जाएगा। जेड बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो अब हमें किसका मान पता चल गया, जेड का मान पता चल गया। लिख दो, रख दो यहाँ पे cos फाई हमारा पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई बराबर होता है R/z। R का मान कितना है हमारा, R का मान हमारा 3 और जेड का मान कितना 5, तो 3/5 जब इसको भाग दोगे तो 5 तो कितना आ जाएगा, 5 का भाग 3 में दोगे तो पॉइंट लगाओगे तब आ जाएगा 30, 5 छक्का 30 यानी कि 0.6। तो पावर फैक्टर कितना आ गया हमारा 0.6 आ गया पावर फैक्टर। क्लियर है इतनी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4H इंडक्टेंस के कॉइल में 16 वोल्ट का ईएमएफ लगाया जाता है। 4H इंडक्टेंस के कॉइल में 16 वोल्ट का ईएमएफ लगाया जाता है। करंट में बदलाव की दर होनी चाहिए, करंट में बदलाव की दर होनी चाहिए। अब जो इंडक्टर है, इंडक्टर क्या करता है, धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, और संधारित्र क्या होता है, वो विभव के परिवर्तन का विरोध करता है। तो वही कह रहा है कि 4H इंडक्टेंस में कॉइल में 16 वोल्ट का ईएमएफ लगाया जाता है। करंट में बदलाव की दर होनी चाहिए, करंट में बदलाव की दर कितनी होगी। तो देखो हम लोगों ने इंडक्टर में पढ़ा था, इंडक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखो सबसे पहली बात तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन देखो एम्पियर प्रति सेकंड दे रखा है, क्या दे रखा है एम्पियर प्रति सेकंड हमारे आंसर दे रखे हैं, ठीक है। यानी कि जो यूनिट है, इकाई है, वो हमारी क्या है एम्पियर प्रति सेकंड है। जो इकाई है हमारी वो क्या है एम्पियर प्रति सेकंड, तो एम्पियर पर सेकंड है। तो इंडक्टर के कारण वोल्टेज क्या होता था, जब इंडक्टर चैप्टर पढ़ाया था हमने, इंडक्टर चैप्टर का भी इसी थ्योरी में इंडक्टर में की जगह जिक्र जब किया था, तो इंडक्टर में उत्पन्न वोल्टेज VL मतलब होता है इंडक्टर, यानी कि एल से डिनोट करते हैं इंडक्टर को। तो VL बराबर होता है LdIL अपॉन में dt, ये होता है फॉर्मूला। तो इंडक्टर में उत्पन्न वोल्टेज, ठीक है। तो इंडक्टर में उत्पन्न वोल्टेज VL बराबर क्या होता है LdIL अपॉन में dt। एल का मान कितना दे रखा है हमारा, एल का मान दे रखा है 4, ठीक है। हल कर लेते हैं इसको। हमें क्या बताना है, करंट में बदलाव की दर बतानी है। बदलाव में दर क्या होती है डी अपॉन में डी। देखो बदलाव हमेशा होता है डी अपॉन में डी टी, ये होता है। अब किस में बदलाव चाहिए करंट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, तो डी आई अपॉन में डी टी। यानी किस में चाहिए इंडक्टर में, तो डी एल अपॉन में डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमें डी आई एल अपॉन में डी टी का मान चाहिए, हमें क्या चाहिए डी आई एल अपॉन में डी टी का मान चाहिए। तो डी आई एल अपॉन में डी टी बराबर क्या हो जाएगा वी एल अपॉन में, ये एल नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखो जरा, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा हमारा डी आई एल अपॉन में डी टी बराबर बन जाएगा वी एल अपॉन में एल, ठीक है। तो वी एल अपॉन में क्या बन जाएगा एल, वोल्टेज कितना है 16 और एल का मान कितना है हमारा, हेनरी कितना दे रखा है 4। हल कर लो 4 चक्कू 16, यानी कि 4 एम्पियर प्रति सेकेंड, क्या हो जाएगा 4 एम्पियर प्रति सेकेंड। तो करंट में बदलाव की दर क्या हो गई 4 एम्पियर प्रति सेकेंड हो गया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो करंट में बदलाव चाहिए था, तो अब हम ऑप्शन के बेस पे गए कि हमारा एम्पियर प्रति सेकेंड दे रखा है, ठीक है। तो करंट में बदलाव की दर, तो हमें फॉर्मूला केवल एक ही पढ़ा है हमने इंडक्टर में। तो इंडक्टर के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था वी एल बराबर एल डी आई एल अपॉन में डी टी, वी एल बराबर एल डी आई एल अपॉन में डी टी। तो हमें करंट में बदलाव चाहिए, करंट में बदलाव कौन डिनोट करता है डी आई एल अपॉन में डी टी, ये होता है करंट में होने वाला बदलाव। तो डी आई एल अपॉन में डी टी का मान चाहिए था, तो उसके बराबर क्या हो जाएगा वी एल अपॉन में एल, वैल्यू रख ली, सॉल्व कर लिया, तो एम्पियर प्रति सेकंड आ गया। तो 4 एम्पियर प्रति सेकंड हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन पे।
5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति गुणांक 0.80 होने पर, यानी पावर फैक्टर का मान दे रखा है, पावर फैक्टर का मान दे रखा है 0.80, ठीक है। शक्ति गुणांक 0.80 होने पर 220 वोल्ट एसी से 10 किलोवाट लोड द्वारा कितनी धारा खींची जा सकती है? 10 वोल्ट द्वारा कितनी धारा को हम लोग खींची जा सकती है? तो कह रहा शक्ति गुणांक 0.80 होने पर, ठीक है। तो पावर फैक्टर कॉस फाई का मान दे रखा है 0.80, वोल्टेज 220 वोल्ट दे रखा है, वी का मान दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या दे रखा है? पावर, किलोवाट क्या होती है पावर, तो पी बराबर क्या दे रखा है? 10 किलोवाट। तो किलोवाट को हम लोग वाट में चेंज कर लेंगे तो 1000 का गुणा करा देंगे, 10 इंटू कितना हो जाएगा? 1000, इतना का हो जाएगा वाट हो जाएगा, ठीक है। हमें बतानी कितनी धारा जो है खींची जाती है, तो उनमें धारा का मान बताना है। तो एसी करंट के लिए पावर का फॉर्मूला क्या होता था? एसी करंट के लिए पावर का फॉर्मूला होता था पी बराबर वी आई कॉस फाई। क्या होता था? पी बराबर वी आई कॉस फाई होता था, ठीक है। पी बराबर क्या होता था? वी आई कॉस फाई होता था, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? धारा। तो धारा आई बराबर क्या हो जाएगा? पी अपॉन में वी अपॉन में कॉस फाई। पी अपॉन में क्या हो जाएगा? पी अपॉन में वी कॉस फाई हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू रख लो। पी की जगह पे क्या लिख लोगे? पी की जगह पे लिख लोगे 10 इंटू कितना हो जाएगा? 1000 अपॉन में वी का मान कितना रखा है? 220। और कॉस फाई क्या होता है? कॉस फाई हमारा पावर फैक्टर होता है, इसलिए 0.8। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आई बराबर आ जाएगा, काट पीट के जब हल कर लेना इसको, 625/11। तो हमारा जब इसको भाग दोगे तो हमारा आ जाएगा 56.8। कितना आ जाएगा? 56.8 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे चलते हैं, छठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी वेव फॉर्म का क्या बताना है? फॉर्म फैक्टर बताना है। क्या बताना है? फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर बताना है, तो फॉर्म फैक्टर का पहली बात तो होना चाहिए फॉर्म फैक्टर जो होता है होता क्या है? तो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने बताया था फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या बताया था? देखो हमने कहा था इसी में ही, नाम में ही इसका फॉर्मूला छुपा हुआ है। क्या बताना? फॉर्म यानी कि क्या आ रहा है? आर एम, यानी ऊपर कौन सी वैल्यू होगी? आर एम एस वैल्यू आएगी। तो वी आर एम एस अपॉन में क्या हो जाएगा? ऊपर आर एम एस, तो अपॉन में क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस अपॉन में वी एवरेज। क्या होता है? वी आर एम एस अपॉन में वी एवरेज होता है, ये फॉर्म फैक्टर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने डेरिवेशन में हल किया था, ठीक है। जब इसको हल करते हैं तो याद रखो फॉर्म फैक्टर कभी नहीं बदलता है, फॉर्म फैक्टर का मान हमेशा 1.11 ही होता है, रट्टा मार लो इसको, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर का मान हमेशा 1.11 ही होता है, ठीक है। साइनसोइडल एसी के लिए, शुद्ध एसी के लिए जो हमारा फॉर्म फैक्टर होता है वो 1.11 ही होता है, ठीक है। 1.11। अब ये 0.11 है ना, ये 0.11 पावर फैक्टर है। इसी से हम लोग क्या करते हैं? बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं ना, तो 0.11 पावर फैक्टर से, इसी से हम लोग बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो फॉर्म फैक्टर हो जाएगा वो 1.11। याद कर लो फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। बाकी कॉपी में देख लेना, ना समझ तो वीडियो देख लेना किस हिसाब से हम लोग को सॉल्व करवाए थे, ठीक है। तो 1.11 हो जाएगा फॉर्म फैक्टर का मान। चलो 7वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कुंडली का प्रतिरोध जो है 15 ओम है, यदि कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है तो कुंडली की प्रतिबाधा 25 ओम है, ठीक है। यदि कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है और कुंडली की प्रतिबाधा 25 ओम है तो अपरिवर्तनीय प्रतिक्रिया होगी, अपरिवर्तनीय प्रतिक्रिया बताना है, ठीक है। तो यानी कि हमें इम्पीडेंस बताना है। क्या बताना है? एक तरह से यानी कि प्रतिबाधा बताना है, ठीक है। हमें क्या बताना है? प्रतिबाधा बताना है, ठीक है। हमें क्या क्या दे रखा है? देखो आर दे रखा है और क्या दे रखा है? कुंडली दे रखा है, कुंडली नहीं आर एल, यानी हमें आर एल दे रखा है। तो आर एल के लिए इम्पीडेंस क्या होता है? जेड बराबर होता है √r² प्लस का एक्सएल का होल स्क्वायर, ये होता है जेड बराबर, ठीक है। तो जेड बराबर ये होता है फॉर्मूला हमारा, ठीक। अब हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि हमें निकालना अपवर्तनीय प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। अच्छा कुंडली की प्रतिबाधा दे रखी है, क्या दे रखा है? कुंडली की प्रतिबाधा दे रखी है,
प्रतिबाधा मतलब कि इम्पीडेंस दे रखा है, यानी जेड का मान दे रखा है कुंडली, यानी हमें एक्सल निकालना है। क्या निकालना है एक्सल, देखो ध्यान से समझो। कह रहा है यदि कुंडली का प्रतिरोध जो है वो 15 ओम है। क्या है, कुंडली का जो प्रतिरोध है वो 15 ओम है, यानी आर बराबर दे रखा है हमें, क्या कुंडली का 15 ओम दे रखा है, ठीक है। और कुंडली की प्रतिबाधा यानी कि जेड का मान दे रखा है हमारा, दे रखा है 25 ओम दे रखा है। तो अपरिवर्तनीय की प्रतिबाधा को जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या कर रहा है कि परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय प्रतिक्रिया क्या होगी। अपरिवर्तनीय मतलब होता है प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध ही तो रोकेगा। इंडक्टर में क्या रोकता है, इंडक्टर में रोकने वाले को क्या कहते हैं, इंडक्टर में रोकने वाले को कहते हैं प्रतिरोध, यानी कि उसको एक्सल से डिनोट करते हैं। तो हमें एक्सल का मान पता करना है, किसका मान पता करना है, एक्सल का। लगा दो फॉर्मूला, जेड बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एक्सल का होल स्क्वायर, ये होता है। जो जेड का मान कितना है 25, तो 25 लिख लिया, बराबर में अंडर रूट आर स्क्वायर यानी कि 15, आर कितना 15 का होल स्क्वायर, ठीक है, 15 होल स्क्वायर प्लस का एक्सल, यानी कि हमें निकालना है एक्सल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग कर दो, दोनों पक्षों को वर्ग कर दो तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, बराबर में कितना हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और प्लस का एक्सल का होल स्क्वायर बचेगा। तो एक्सल बराबर हमारा आ जाएगा 400, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, ठीक है। तो एक्सल का होल स्क्वायर बराबर आ गया 400, ठीक है। एक्सल का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो एक्सल बराबर कितना हो जाएगा, तो एक्सल बराबर हमारा हो जाएगा 20 ओम, कितना हो जाएगा 20 ओम, तो ये 20 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो हमें ध्यान से समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ क्या दे रखी है। कुंडली का प्रतिरोध दे रखा है, ये कुंडली की प्रतिबाधा दे रखी है, क्या दे रखी है, कुंडली की प्रतिबाधा दे रखी है, यानी जेड दे रखा है। अपरिवर्तनीय प्रक्रिया, अपरिवर्तनीय का मतलब समझ लो यहाँ से अपरिवर्तनीय, तो आप मतलब कि अगर ये 15 ओम, ठीक है, जिसकी कुंडली की प्रतिबाधा 25 ओम यानी 15 ओम है रेजिस्टेंस का मान, प्रतिबाधा का मान दे रखा है, तो एक्सल तो हमारा चेंज होगा नहीं। मान लो 5 ओम का, जैसे मान लो डीसी थ्योरी के हिसाब से समझो 5 ओम का प्रतिरोध है, तो उसकी वैल्यू फिक्स है, मतलब अपरिवर्तनीय है, वो बदलेगी नहीं। उसी प्रकार से वो कह रहा है कि इंडक्टर का जो प्रतिरोध है यानी एक्सल, वो भी क्या है, अपरिवर्तनीय होता है, वो भी बदलेगा नहीं। एक बार बना दिया गया कि 10 ओम 10 हेनरी का है, मान लो 10 ओम का है, तो फिर 10 ओम का ही रहेगा वो, ठीक है। तो हमें क्या बताना था, एक्सल बताना था, ठीक है। सॉल्व कर लेना, इसको आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक्सल का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, एक्सल का होल स्क्वायर बराबर 400। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 हर्ट्ज आपूर्ति, 50 हर्ट्ज की आपूर्ति आवर्ती युक्त, 50 हर्ट्ज की आपूर्ति आवर्ती युक्त 0.h प्रेरण, यानी कि एल का मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है, एल का मान दे रखा है। एक प्रणालिका कॉइल का प्रेरकी प्रतिघात बताना है, क्या बताना है, प्रेरकी प्रतिघात बताना है। अब देखो प्रेरकी प्रतिघात बताना है, क्या बताना है, प्रेरकी प्रतिघात बताना है, यानी कि एक्सल हमें बताना है, क्या बताना है, एक्सल। प्रेरकी प्रतिघात यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये प्रेरकी प्रतिघात को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, प्रेरकी प्रतिघात को हम लोग एक्सल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो प्रेरकी प्रतिघात को किससे डिनोट किया जाता है, तो प्रेरकी प्रतिघात को एक्सल से डिनोट किया जाता है। तो हमें एक्सल की वैल्यू पता करनी है, किसकी वैल्यू पता करनी है, एक्सल की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। देख लेते हैं जरा हम लोग। तो हमें पता है एक्सल बराबर क्या होता है, एक्सल बराबर होता है 2πfl। एक्सल बराबर क्या होता है, 2, हमने कहा था डायरेक्ट याद कर लो। एक्सल बराबर होता है 2πfl और एक्सी बराबर क्या होता है 1/2πfc, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज की आपूर्ति, एफ का मान दे रखा है, क्या दे रखा है, एफ का मान है 2 इंटू पाई का मान कितना है 3.14, ठीक है। और एफ का मान दे रखा है 50 और एल का मान कितना दे रखा है, एल का मान दे रखा है 0.5, ठीक है। काट पीट खेल कर लोगे तो कितना आ जाएगा 157 ओम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 157 ओम आंसर आ जाएगा। इतना तो कर ही लोगे सॉल्व, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12 ओम के प्रतिरोध, 12 ओम के प्रतिरोध 12 ओम के प्रतिरोध और 0.15 एच के प्रेरण, यानी कि एल का मान दे रखा है, और 100 माइक्रोफैरड के संधारित्र युक्त एक आरएलसी श्रेणी, किसकी बात कर रहा है, आरएलसी श्रेणी की बात कर रहा है। परिपथ में परिपथ 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है।
क्या बताना है? प्रेरणा और प्रतिघात बताना है। क्या बताना है? प्रेरणा और प्रतिघात। प्रेरणा और प्रतिघात का मतलब क्या होता है? एक्सेल का मान बताना है। क्या बताना है? यानी हमको क्या बताना है? हमें बताना है एक्सेल का मान बताना है, यानी कि एक्सेल की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, तो एक्सेल की वैल्यू बतानी है तो एक्सेल बराबर क्या होता है? सीधा लिख लो यहाँ पे, एक्सेल बराबर होता है 2πfl। 2πfl होता है 2 × पाई का मान हो गया 3.14। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है हमारी? फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। 50 इंटू एल का मान क्या दे रखा है? कितने इंडक्टर का? 0.5। कितने का? 0.5। बस रख के हल कर लो। अब इतना सारा ब्यौरा दे रखा है, कुछ करने की जरूरत थी उसमें? नहीं थी। तो मैं मतलब कि पहले जो पूछा है तो देखो वो है क्या। पहले वो हमें पूछा है प्रेरण प्रतिघात पूछा है। क्या पूछा है? प्रेरण प्रतिघात पूछा है। तो प्रेरण प्रतिघात पूछा है तो हम इसको पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि हमें आवश्यकता क्या क्या है। उस फॉर्मूले के अनुसार हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ दे रखी थी, लेकिन कुछ वैल्यूज़ जो है हमारी बेफालतू की दे रखी थी जिनका कोई काम नहीं है। जैसे कि मान लो 100 माइक्रोफैरड और 12 ओम, इसका कोई काम था? इसमें नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले तो सॉल्व, जब इनके क्वेश्चन अगर सॉल्व करने इसी थ्योरी के, तो सबसे पहले देखो क्या पूछ रहा है, उसका फॉर्मूला क्या है। क्या पूछ रहा है, उसका फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले में क्या क्या दे रखा है, वैल्यू रख के हल कर लो। ठीक है, चलो 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 120 वोल्ट और 12 एम्पियर, 120 वोल्ट और 12 एम्पियर के एक 60 साइकिल, 60 साइकिल, साइकिल प्रति सेकंड, यानी कि साइकिल प्रति सेकंड किसका मात्रक होता था? फ्रीक्वेंसी का होता था, याद है? फ्रीक्वेंसी कितना दे रखी है? मतलब कि फ्रीक्वेंसी हमारी 60 हर्ट्ज दे रखी है। फ्रीक्वेंसी कितने दे रखी है? 60 हर्ट्ज दे रखी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 60 दे रखी है, इसका मतलब कह रहा है 120 वोल्ट और 12 एम्पियर की एक 60 साइकिल वाले एसी में ट्रू पावर होगी। क्या होगी? ट्रू पावर। ट्रू पावर, पावर बराबर क्या होता है? वो भी एसी की बात कर रहा है तो वी आई कॉस फाई होगा। क्या होगा? वी आई कॉस फाई। लेकिन इसमें कहीं एंगल की बात कर रहा है, इसमें कहीं भी एंगल की बात नहीं कर रहा, तो कॉस फाई हमारा हट जाएगा। तो पी बराबर क्या बचेगा? केवल पी बराबर बचेगा वी आई। क्या बचेगा? पी बराबर वी आई। वोल्टेज कितना दे रखा है? 120 वोल्ट और धारा कितनी दे रखी है? 12। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा? 1440। कितना आ जाएगा? 1440 वाट। पावर की इकाई क्या होती है? वाट। 1440 वाट आ जाएगा। क्लियर नहीं बात? ट्रू पावर यानी कि पावर बतानी है, इसी के लिए पावर होती है पी बराबर वी आई कॉस फाई। कॉस फाई इसमें दे रहे, कोण की कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या मानेंगे? पी बराबर वी आई मानेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इस क्वेश्चन में कॉस फाई का मान क्या हो? 1 हो, इसलिए उसने बताया ही ना हो कि पावर फैक्टर 1 है। ठीक है, इसीलिए उसने कॉस फाई के बारे में कोण का जिक्र ही नहीं किया है। ठीक, चलो 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एसी सर्किट में 40 ओम का प्रतिरोध हो, 40 ओम का प्रतिरोध हो, 90 ओम का प्रेरण प्रतिघात हो और 60 ओम का कैपेसिटिव प्रतिघात हो, तो प्रतिबाधा कितना सरल है। यानी कि हमें आर का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? आर का मान दे रखा है। कितना है? 40 ओम। इसके बाद प्रेरण और प्रतिघात यानी एक्सएल का मान दे रखा है कितना? 90 ओम। इसके बाद कैपेसिटिव प्रतिघात यानी एक्सी का मान दे रखा है कितना? 60 ओम। तो हमें प्रतिबाधा बतानी है। सीधा फॉर्मूला लिख लो प्रतिबाधा का। क्या होता है? जेड बराबर होता है √R² प्लस का एक्सएल माइनस का एक्सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो रख लो यहाँ पे वैल्यूज रख लो। आर का स्क्वायर यानी कि कितने का स्क्वायर? 40 का होल स्क्वायर प्लस का एक्सएल माइनस एक्सी 90 माइनस का 60 का होल स्क्वायर। 90 माइनस का 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा जेड बराबर कितना आ जाएगा? जब इसके बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे बचेगा 40 का होल स्क्वायर प्लस का 30 का होल स्क्वायर। तो हमें पता है, देखो हमें पता है ये ट्रिग्नोमेट्री में 3 4 5 का रेशियो होता है। तो वो ये 3 और 4 दे रखा है, मतलब एक एक जीरो बढ़ा लो बस केवल इसमें। तो 30 और 40 पता है, तो अगला क्या आएगा? 50, यानी कि जेड का मान कितना आ जाएगा? 50। डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जेड का मान कितना आ गया? 50। नहीं तो सॉल्व करो तुम, 40 का होल स्क्वायर निकालो, 1600 प्लस का 300 900, उसके बाद इसका वर्गमूल लो तो 50 ही आएगा। बाकी हमने बता दिया डायरेक्ट कैसे निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 3 4 5 का होता है। सब में एक जीरो बढ़ा हुआ, यहाँ 40 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 50। यानी कण कितना हो जाएगा? 50। यानी कि हमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? जेड बराबर 50 आ जाएगा। 50 को आंसर हो गया हमारा। ठीक है, चलो 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है? डिप्लोमा में पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन डिप्लोमा में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ होते हैं। कैलकुलेटर अलाउ होते हैं तो कैलकुलेटर से इतनी कठिन कैलकुलेशन की जा सकती है। बाकी अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको छोड़ के चले जाओ, ज़्यादा सही है। ठीक है, बाकी किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं ये देख लो। ये सॉल्व करने का मेथड क्या है, क्योंकि जब हमारी डिजिट सरल होगी तो हमारा क्वेश्चन ये बन सकता है पेपर में। ठीक है, बस सॉल्व करने का तुमको मेथड देखना है कि सॉल्व करने का मेथड क्या है। ठीक, तो देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 200 ओम का रजिस्टर, 200 ओम का रजिस्टर है, 15 माइक्रोफैराड का क्या है कैपेसिटर है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स सीरीज में कनेक्ट है। किसमें सीरीज में कनेक्ट है? तो हमें सर्किट में करंट कितना होगा ये बताना है। सर्किट में करंट कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक, तो जरा देखो, करंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? करंट। तो V बराबर क्या होता है? आई आर। ये डीसी के लिए पढ़ा था। किसके लिए पढ़ा था? डीसी के लिए। लेकिन एसी में क्या होता है? एसी में क्या होता है? एसी में हमारा होता है यहाँ पे इम्पीडेंस हो जाता है, यानी प्रतिरोध का काम कौन करेगा? जेड करेगा। प्रतिरोध का काम कौन करेगा? जेड करेगा। जेड क्यों आया पता है? अगर केवल इंडक्टिव लोड लगा होता तो आर की जगह पे आता एक्सएल। अगर केवल कैपेसिटर लगा होता तो आर की जगह पे आता एक्सी। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें लगी हैं। यहाँ पे कितनी चीज़ें लगी? दोनों चीज़ें लगी। हमारा हमारा रजिस्टर भी लगा हुआ है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है। क्या लगा है? रजिस्टर भी लगा है, कैपेसिटर भी लगा है। तो इसकी वजह से हमारा आएगा इम्पीडेंस, यानी कि जेड आएगा। तो V बराबर क्या पड़ा था? आई आर। तो आर की जगह पर क्या आ जाएगा? जेड। तो V बराबर क्या हो जाएगा? आई जेड। ठीक है, तो हमें बतानी धारा। तो धारा आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा V अपॉन में जेड। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन में जेड। अब इसके अनुसार हम लोग हल करेंगे कि हमारा आई का मान कितना आएगा। ठीक है, तो धारा का मान हमें बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, तो सर्किट में करंट का मान कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि एक्सी, यानी कि हमें क्या दे रखा है? 15 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। ठीक है, तो हम लोग निकाल देते हैं कैपेसिटिव इंडक्टेंस कितना है। कैपेसिटर के कारण प्रतिरोध क्या होता है? एक्सी। तो एक्सी का मान निकालने, एक्सी बराबर क्या होता है? 1/2 पाई एफ सी। 1/2 पाई एफ सी होता है। ठीक है, रखो वैल्यू रखो। 1/2 पाई का मान 3.14 इंटू एफ का मान 50 हर्ट्ज, सी का मान क्या है? 15 माइक्रोफैराड। माइक्रो को फैराड में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 10⁻⁻6 के मल्टीप्लाई कराएंगे। 10⁻⁻6 का मतलब देखो पर, यानी कि 10⁻6 अपॉन में क्या बचेगा? 2 इंटू 3.14 इंटू 50 और इंटू कितना बचेगा? 15। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेटर से जब हल करेंगे तो एक्सी का मान जो है हमारा क्या आ जाएगा? एक्सी का मान आ जाएगा 212.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 212.3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमें पता चल गया एक्सी। क्या पता चल गया? एक्सी। क्यों? क्योंकि मैं कैपेसिटर का मान दे रखा था ना। अब हमें इम्पीडेंस जेड निकालना, तो जेड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? जब रजिस्टर और कैपेसिटर लगाओ तो होता है आर स्क्वायर प्लस का एक्सी का होल स्क्वायर। तो एक्सी का मान निकाल लिए, कितना आ गया? 212.3। अब वैल्यू रख लूँगे यहाँ पे। तो √r², आर स्क्वायर यानी कि कितना? 200 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्सी, एक्सी कितना निकला है? 400। 212.3, तो 212.3 का देख लो, कैलकुलेशन हल करने वाली नहीं हो पाएगा अपने हाथ। ठीक है, बिना कैलकुलेटर के तो हो ही नहीं सकता। तो 212.3, तो हमने क्या किया? 212.3 को 0.3 हटा दिया, तो उसकी 212 वैल्यू रियल वैल्यू ले ली। जब इसको हल करेंगे तो जेड बराबर हमारा कितना आ जाएगा? जेड बराबर आ जाएगा 291.4 आ जाएगा, यानी जेड का मान पता चल गया। तो हमें आई बराबर क्या था? आई बराबर था V अपॉन में जेड। तो वोल्टेज का मान कितना है? 220, और जेड इम्पीडेंस का मान कितना रखा है? 291.4 रखा है। जब इसको हल करेंगे तो 0.68 के करीब आ जाएगा। 0.68 आ जाएगा। 0.68 कौन सा ऑप्शन के करीब है? ये 0.55 के करीब है। किसके करीब है? सॉरी, 0.71 के करीब है। 68 है तो किसके करीब है? 71 के करीब। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन का मतलब कि क्या है कि इसमें क्वेश्चन का वो देखो कि किस तरह से कौन सी चीज़ निकली है, बस इसका सलूशन ना देखो। क्योंकि इसमें जो डिजिट दे रखी है वो कठिन होने वाली, सरल होने वाली नहीं है, कठिन है डिजिट। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। बस तुम्हें पैटर्न देखना है इसमें कि किस तरह से कौन सी वैल्यू दे रखी है, जो हमें किस तरह से सोचना है कि कौन सी क्या चीज़ निकालनी है, कैसे निकालनी है। बस ये चीज़ तुमको सोचनी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा देख लेना वीडियो।
ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन की अगर प्रॉब्लम हो तो मैं पूछ लेना, दोबारा बता देंगे। चलो 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कॉइल है, वो 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। कितने वोल्ट की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है? 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़ा है। यदि सर्किट की प्रतिबाधा जो है हमारी 10 ओम है, तो सर्किट में बहने वाली धारा बतानी है। क्या बतानी है? सर्किट में बहने वाली धारा। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है यार। प्रतिबाधा दे रखा है, यानी कि जेड का मान दे रखा है। जेड का मान कितना दे रखा है हमारा? जेड का मान दे रखा है 10 ओम। जेड का मान क्या दे रखा है? 10 ओम दे रखा है। ठीक है। तो हमें सर्किट में बहने वाली धारा, तो आई बराबर अभी मैंने पढ़ा, आई बराबर क्या होता है? वी अपॉन में जेड। वी का मान कितना रखा है? 100, लिख लिया 100। और इम्पीडेंस का मान कितना, जेड का मान कितना रखा है? 10। 100/10, जब इसको हल करेंगे तो कहता है 10, यानी कि धारा हमारी कितनी आ गई? 10 एम्पियर। धारा कितनी आ गई हमारी? 10 एम्पियर आ गई। तो 10 एम्पियर हमारा आंसर हो गया धारा। ठीक है। चलो बाकी क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 230 वोल्ट, क्या कह रहा है? 230 वोल्ट AC 5 एम्पियर धारा एवं 30 डिग्री के लैग वाली एक प्रणाली के लिए प्रतिघाती शक्ति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? प्रतिघाती शक्ति ज्ञात करनी है। ठीक है। कह रहा है कि 230 वोल्ट AC 5 एम्पियर धारा एवं 30 डिग्री की लैग वाली। अब देखो, लैग क्यों है? क्योंकि क्या लगा है इसमें? लैग होगी क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इंडक्टर। तो प्रतिघाती शक्ति बतानी है। क्या बतानी है? प्रतिघाती शक्ति बतानी है। ठीक है। तो प्रतिघाती शक्ति बतानी। प्रतिघाती शक्ति क्या होता है? देखो याद रखना, प्रतिघाती शक्ति जो होता है वो P बराबर VI साइन थीटा होता है। और आभासी शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर VI कॉस फाई होता है। ठीक है। प्रतिघाती शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर VI साइन फाई, और आभासी शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर VI कॉस फाई होता है। ठीक है। तो हमें क्या बताना है? प्रतिघाती शक्ति बताना है। प्रतिघाती शक्ति यानी P बराबर VI साइन फाई। तो रख लो P बराबर VI साइन फाई। P बराबर VI साइन फाई। V का मान कितना है? 230 वोल्ट दे रखा है। आई का मान कितना रखा है? 5 एम्पियर दे रखा है। ठीक है। और क्या है? साइन फाई। किसकी बात कर रहा है? साइन फाई की बात कर रहा है। ठीक है। तो साइन फाई यानी फाई का मान कितना रखा है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से इसको काट देंगे, तो जब इसको हल करेंगे तो P बराबर आ जाएगा 575। और प्रतिघाती शक्ति का मात्रा क्या होता है? VAR में नापते हैं। ठीक है। प्रतिघाती शक्ति को किस में नापते हैं? VAR में नापते हैं। एक त्रिभुज बना के समझाया था हमने। ठीक है। एफिशिएंट पावर टू पावर। ठीक है। और प्रतिघाती शक्ति सबके बारे में बताया था हमने। आभासी शक्ति के बारे में भी उसमें बताया था, और सबके मात्रक भी बताए थे। ठीक है। तो हमें क्या है? प्रतिघाती शक्ति को VAR में डिनोट करते हैं, इसलिए हमारा क्या आ गया? यहाँ पे VAR आ गया है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 575 VAR, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखो 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि ओमेगा बराबर 45 डिग्री पर ज्या वक्री धारा का तात्कालिक मान बताना है। मतलब कि ओमेगा का मान जो है वो 45 डिग्री है। ओमेगा का मान 45 डिग्री है, तो हमें तात्कालिक मान बताना है कि तात्कालिक मान कितना होगा। ओमेगा बराबर 45 डिग्री पर तात्कालिक मान कितना होगा। ठीक है। तो हमें टी का मान तो दे नहीं रखा है। तात्क्षणिक मान का मतलब ही होता है किसी भी पर्टिकुलर समय पर उसका जो मान होता है वो तात्क्षणिक मान कहलाता है। तात्क्षणिक मान जो मेरी वाली कॉपी में उसमें लिखा है डिटेल में। ठीक। तो ओमेगा बराबर 45 डिग्री पे बताना है, टी की वैल्यू पता नहीं है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 10 इंटू साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। 10 इंटू 1/√2। ठीक है। 10 इंटू 1/√2। √2 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो क्या बन जाएगा? 10√2। क्या बन जाएगा? 10√2। 10√2 मतलब कि 10 इंटू 0.707। जब इसको हल करेंगे, 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7.07 एम्पियर। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में जरा देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर अनप्रस्थ काट वाले 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर अनप्रस्थ काट वाले
100 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई के 100 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई के आयताकार लौ के प्रतिष्ठम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? लौ का क्या ज्ञात करना है? प्रतिष्ठम ज्ञात करना है। माना कि लोहे की पारगम्यता कितनी है? मान लिया कि लोहे की पारगम्यता जो है वो कितनी है? 1000 है। यानी कि लोहे की पारगम्यता कितनी? 1000, यानी कि म्यू आर दे रखा है। क्या दे रखा है? म्यू आर। ठीक है। तो ये प्रतिष्ठम जो प्रतिष्ठम होता है किसके अंदर होता है? मैग्नेट के अंदर। किसके अंदर होता है? मैग्नेट के अंदर होता है, यानी चुंबक के अंदर होता है प्रतिष्ठम। प्रतिष्ठम किसके अंदर होता है? चुंबक के अंदर होता है, यानी मैग्नेट के अंदर होता है। तो देखो जरा, चुंबक के अंदर रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? चुंबक के अंदर रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है आर एम बराबर क्या होता है? एल अपॉन में म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए क्या है? एरिया है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। तो आर एम बराबर क्या हो जाएगा? आर एम बराबर हो जाएगा लंबाई कितनी है? लंबाई है कितनी? 100 सेंटीमीटर। कितनी है? 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर दे रखी लंबाई। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पे लिख लिया 1। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि म्यू नॉट का मान कितना होता है? म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻7। क्या होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है, इंटू इसके बाद क्या कह रहा है? म्यू आर। तो म्यू आर यानी कि हमारा कितना दे रखा है? म्यू आर दे रखा है लोहे की पारगम्यता, यानी म्यू आर दे रखा है हमारा 1000। तो इंटू क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? एरिया की बात कर रहा है। एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बनाएंगे तो 1/100 इंटू 1/100 हो जाएगा, तो मीटर बन जाएगा। तो 1/100 इंटू 1/100। क्लियर हो गई इतनी बात? जब इसको हल करेंगे, ये काट पीट के हम लोग हल करेंगे। ठीक है, जब काट पीट के हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर कितना आ जाएगा? आर एम बराबर हमारा आ जाएगा 10⁻8/4 पाई। 10⁻8/4 पाई आ जाएगा। ठीक है, 10⁻8 पाई अपॉन में 4 पाई 10 यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मतलब। ठीक है, तो देख लेना इसको ज़रा, और किस तरह से पहचाना है हमने ये भी देख लेना। लोहे का प्रतिष्ठम ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? लोहे का प्रतिष्ठम। ठीक है, ज्ञात करना था। ठीक है, और जो प्रतिष्ठम वगैरह किस में होता है? हमारा प्रतिष्ठम होता है हमारा मैग्नेट वगैरह में। तो यानी कि चुंबक लोहे से बनता है। ठीक है, तो चुंबक के अंदर रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर एम बराबर एल अपॉन में म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए क्या होता है? एरिया होता है। ठीक है, चलो 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 100 किलोवाट सक्रिय शक्ति 100 किलोवाट सक्रिय शक्ति और 100 kVAr प्रतिघाती शक्ति वाले किसी प्रतिघाती परिपथ द्वारा ली गई शक्ति बताइए। क्या बताना? शक्ति बतानी है। ठीक है, देखो हमने तुमको एक चीज़ पढ़ाई थी, उसमें हमने बताया भी था। क्या चीज़ बताई थी? देखो ये हमारा एक तरह से होता है, यहाँ पे क्या होता है? एप्रिएंट पावर होता है। क्या होता है? एप्रिएंट पावर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? रिएक्टिव पावर होता है। रिएक्टिव पावर होता है, और यहाँ पे क्या होता है? एक्टिव पावर होता है। एक्टिव पावर या फिर इसको ट्रू पावर भी बोलते हैं। ठीक है, एप्रिएंट पावर को किस में डिनोट करते हैं? केवीए में डिनोट करते हैं। ठीक है, रिएक्टिव पावर को केवीआर में डिनोट करते हैं, और एक्टिव पावर को हम लोग केडब्ल्यू में डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक तरह से देखो 90 डिग्री है। ये क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा कण हो जाएगा। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। कण का होल स्क्वायर, नहीं केवीआर का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? केवीए का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा केवीआर का होल स्क्वायर प्लस का केडब्ल्यू का होल स्क्वायर। लगा लो फॉर्मूला। तो देखो लगा लिया, केवीए का होल स्क्वायर बराबर केडब्ल्यू का होल स्क्वायर प्लस का केवीआर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? देखो क्या दे रखा है, तो हमने हल कर लिया इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या है? देखो 100 KW दे रखा है, KW, तो यहाँ पे 100 का होल स्क्वायर प्लस का KVR दे रखा है, तो 100 का होल स्क्वायर। तो कितनी बार मिल गया? मतलब अगर ऐसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। उसी प्रकार 100 स्क्वायर प्लस का 100 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब के वी आर का होल स्क्वायर बराबर इतना है, तो के वी ए बराबर कितना हो जाएगा, के वी ए का होल स्क्वायर बराबर इतना दे रखा है 2 × 100⁻², तो के वी ए बराबर तो इसके पर क्या रहेगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो 100 का स्क्वायर से बाहर क्या आ जाएगा 100 और √2 100√2 आ जाएगा, यानी 100√2 आ जाएगा। तो के वी ए का मान कितना आ जाएगा 100√2, 100√2 हमारा क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 100√2 के वी ए। ठीक है, कितना ईजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी विशुद्ध मतलब प्योर, विशुद्ध मतलब किसकी बात कर रहा है, प्योर की बात कर रहा है, यानी कि शुद्ध की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है, शुद्ध की बात कर रहा है, यानी प्योर की बात कर रहा है। तो वही कह रहा है कि किसी विशुद्ध धारता पर प्रति किसी विशुद्ध धारता पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ इस प्रकार लगाया गया है कि धारता प्रतिघात 10 ओम हो जाए, आवृत्ति यदि दुगनी कर दी जाए तब प्रतिघात हो जाएगा, यदि आवृत्ति दुगनी कर दी जाए तब प्रतिघात हमारा कितना हो जाएगा, ये बताना है। ठीक है, देखो जरा, तो कह रहा है कि किसी विशुद्ध धारता पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल इस प्रकार लगाया जाए कि धारता प्रतिघात 10 ओम हो जाए। ठीक है, तो धारता प्रतिघात का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। तो एक्सी बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्सी बराबर होता है 1/2πfc। क्या होता है, 1/2πfc होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे फ्रिक्वेंसी यानी किसको दुगनी कर रहा है, फ्रिक्वेंसी को, तो एक्सी और फ्रिक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है, देखो जरा, एक्सी जो होता है वो हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, 1/f के होता है। यानी कि अब हमारा आवर्ती को क्या कर रहा है, दुगनी कर रहा है। यदि आवर्ती को दोगुना कर रहा है, इसको दोगुना करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, ये अगर दोगुना होगा तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो बात पता ही होगी, फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ाओगे तो आवर्ती एक्सी क्या हो जाएगा, घटेगा। तो ये दोगुना बढ़ा दिया तो ये 1/2 गुना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो यानी एक्सी का मान बताना है कितना प्रतिघात, एक्सी कितना हो जाएगा, 10 ओम था पहले, अब हमारा दोगुना घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी एक्सी का मान कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, चलो 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जरा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 ओम प्रतिरोध और 8 ओम के प्रेरणी प्रतिघात वाले आरएल परिपथ में, तो आरएल परिपथ इसका मतलब हमें जेड जरूर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आर और एल दे रखा है। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, जेड यानी प्रतिरोध निकाल लो। एसी परिपथ के लिए प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर। ठीक है, देखो कॉम्बिनेशन होता है 6 8 10 का कॉम्बिनेशन होता है। देखो 2 3 6, 2 चौके 4, 2 पंचे 10, देखो पाइथागोरस प्रमेय हो गया 3 4 5, 6 8 10 होता है इसका। सीधा 6 8 यानी जेड का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा जेड का मान पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो जेड का मान हमें निकला है 10 हो गया। ठीक है, तो जेड का मान कितना निकला हमारा, 10 ओम निकला है जेड का मान। ठीक है, तो 6 ओम प्रतिरोध और 8 ओम के प्रेरणी प्रतिघात वाले आरएल परिपथ में 200 वोल्ट का एसी वोल्टेज लगाया गया है। 200 वोल्ट का एसी वोल्टेज लगाया गया है। परिपथ द्वारा ली गई सक्रिय और प्रतिघाती शक्ति क्रमशः बताना है। तो कहता है परिपथ द्वारा ली गई सक्रिय शक्ति और प्रतिघाती शक्ति बताना है। ठीक है, सक्रिय शक्ति मतलब एक्टिव पावर बतानी है और प्रतिघाती शक्ति मतलब रिएक्टिव पावर बतानी है। ठीक है, सक्रिय का मतलब होता है वास्तविक शक्ति, जो होता है वास्तविक शक्ति, यानी कि एक्टिव पावर को ही सक्रिय शक्ति बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हमें सक्रिय शक्ति और यानी कि सक्रिय शक्ति मतलब वास्तविक शक्ति, एक्टिव पावर यानी ट्रू पावर, और प्रतिघाती शक्ति यानी रिएक्टिव पावर बताना है। ठीक है, तो देखो पी बराबर हमने पढ़ा है वी आई। एसी के मतलब डीसी के लिए पी बराबर क्या होता है, वी आई होता है। पी बराबर क्या होता है, वी आई होता है। ठीक है, या फिर पी बराबर जब आई बराबर क्या, आई बराबर वी अपॉन में आर कर सकते हैं, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाता है, पी बराबर बन जाता है वी स्क्वायर अपॉन में आर। क्या बन जाता है, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, अब आर की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाता है, एसी के लिए जेड हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी बराबर बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में जेड बन जाएगा। पी बराबर क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में जेड। वोल्टेज का मान क्या कहते रखा है, देखो वोल्टेज कितना देगा, 200 वोल्ट, तो 200 इंटू 200 बटे में इम्पीडेंस कितना निकला है, जेड का नल का 10 निकला है, हल कर लो उसको, कितना आ जाएगा हमारा 4000। ठीक है, कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4000। ठीक है, तो 4000 वी ए आर आ गया। ठीक है, इसमें क्या है कि परिपथ द्वारा ली गई सक्रिय प्रतिघाती से दोनों यही होंगे। क्यों यही होंगे, क्योंकि हमारा क्या है, कोई वैल्यू दे नहीं रखा है किलोवाट और केवीआर में। ठीक है,
ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4000, दोनों के लिए हमारा 4000 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सक्रिय शक्ति और प्रतिघाती शक्ति बोल तो दिया है, लेकिन स्पेशली कंडीशन नहीं दे रखी है किसके लिए क्या निकालना है। ठीक है, बड़ा तुम्हें तकलीफ हो रही है क्वेश्चन समझने में ना। ठीक है, तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि 6 ओम प्रतिरोध और 8 ओम प्रेरणी प्रतिघात वाले RL परिपथ में, तो पहले तो जेड निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध एक तरह से निकाला, जेड क्या है इम्पीडेंस, यानी प्रतिरोध एक तरह से, और वोल्टेज कितना है 200 का है, तो AC वोल्टेज लगाया गया। परिपथ द्वारा ली गई सक्रिय और प्रतिघाती शक्ति बताना है। परिपथ द्वारा ली गई सक्रिय और प्रतिघाती शक्ति बताना है। ठीक है, वैसे सक्रिय शक्ति और प्रतिघाती शक्ति क्या होता है? सक्रिय शक्ति और प्रतिघाती शक्ति, भी प्रतिघाती शक्ति का फॉर्मूला हमने बताया था तुमको कि प्रतिघाती शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर VI sin फाई। तो देखो यहाँ कोण की बात कहीं कर रहा है, कोण की बात नहीं कर रहा ना, इसलिए हम लोग P बराबर क्या मानेंगे, केवल P बराबर केवल VI मानेंगे। क्या मानेंगे? VI। समझ में आ रहा क्यों लिया हमने? ठीक है, क्योंकि प्रतिघाती शक्ति में क्या होता है, प्रतिघाती शक्ति का हमारा फॉर्मूला होता है P बराबर VI sin फाई होता है, P बराबर VI sin फाई होता है। तो कहीं कोण की बात कर रहा है, कोण की बात कहीं कर ही नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग उसको क्या मानेंगे, P बराबर VI मानेंगे। कोण की बात इसलिए नहीं कर रहा हो सकता है कि कॉस इस क्वेश्चन में जो हल किया, जिस क्वेश्चन को लेकर, हो सकता है कि कॉस फाई का मान जो है एक हो रखा हो, कॉस फाई का मान एक हो रखा हो, इसलिए P बराबर क्या लगा रहे, VI निकाल दिया है। तो P बराबर VI कर लिया है। ठीक है, अब देखो धारा में पता नहीं थी, अब देखो हमने इसको चेंज भी क्यों किया, क्योंकि धारा में पता नहीं था, क्वेश्चन के अनुसार ही हमने चेंज किया। धारा में मालूम नहीं P बराबर VI होता है। ठीक है, तो धारा में मालूम नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, I बराबर V अपन में R कर लिया, क्योंकि जेड में पता था, R में पता था मतलब। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या P बराबर V स्क्वायर अपन में R का एक फॉर्मूला होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, जेड, क्योंकि जेड हमारा इस DC में रेजिस्टेंस रुकावट करता है और AC में इम्पीडेंस रुकावट करता है। तो P बराबर V स्क्वायर अपन में जेड कर दिया, हल कर लिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों के आंसर यही क्यों होंगे बता दिए, क्योंकि कोण नहीं दे रखा है इसमें, क्या नहीं दे रखा, कोण नहीं दे रखा है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा दोनों कंडीशन में, यानी कि बी ऑप्शन बनेगा हमारा। 4000 वाट होगा एक आंसर, और एक होगा 4000 VAR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VAR। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि 100 ओम के एक प्रतिरोध 200 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र और एक परिवर्ती प्रेरक से मिलकर, ठीक है, परिवर्ती प्रेरक से मिलकर बना एक श्रेणी RLC परिपथ जो है वो 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से जुड़ा हुआ है। अनुनाद का प्रेरक प्रतिघात प्रेरण का मान बताएं। अनुनाद के प्रेरण का मान बताना। ठीक है, यानी अनुनाद कंडीशन दे रखा है, यानी कि किसकी कंडीशन दे रखी है, रेजोनेंस की कंडीशन दे रखी है। किसकी कंडीशन दे रखी है, रेजोनेंस की कंडीशन दे रखी है। रेजोनेंस क्या होता है हमारा, रेजोनेंस होता है एक्सएल बराबर क्या होता है, XC। एक्सएल बराबर क्या होता है, XC होता है। रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, एक्सएल बराबर XC की कंडीशन होती है रेजोनेंस की कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, F बराबर होता है 1/2 √LC। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, F स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर और इंटू अंडर रूट क्या हो जाएगा, LC। ठीक है, हमें क्या बताना था, प्रेरक का मान बताना है। किसका मान बताना है, प्रेरक यानी कि L का मान बताना है। तो L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर हमारा हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई स्क्वायर 1/4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर C। ये हो जाएगा L बराबर, सबकी वैल्यूज रख लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू रख लो 1/, अब देखो याद रखो कि जो 4 पाई होता है, सॉरी मतलब जो हमारा पाई स्क्वायर होता है, इसकी पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, 22/7 होता है, यानी कि 3.14 होता है। और पाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, ठीक है, पाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमारी किसके बराबर होती है, तो पाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है 10 के करीब होती है। इसका जब वर्ग करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 0.14 कुछ बढ़ जाएगा। तो पाई स्क्वायर को हम लोग क्या मान सकते हैं, पाई स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग समथिंग कितना मान लेंगे, 10 मान लेंगे। तो पाई स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग मान लेंगे 10, तो रख लेते हैं यहाँ पे 1/4 पाई स्क्वायर यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है,
इंटू एफ स्क्वायर फ्रिक्वेंसी यानी 50 इंटू 50, ठीक है, इंटू सी। सी का मान कितना दे रखा है, कैपेसिटर कितने मान का है, 200 माइक्रो फैरड का है। तो 200 और माइक्रो को फैरड में चेंज करने के तो क्या होगा, माइक्रो को 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब इसको हल कर देंगे, 10⁻⁻6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 10⁻6 बचेगा। जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, गुणा उड़ा करोगे तो यहाँ बचेगा 2 इंटू 10⁻7 बचेगा, ठीक है, 2 इंटू 10⁻7 बचेगा। तो 10⁻7 को ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, तो देखो देखो ये बनना है तुम्हारा 10⁻6 अपॉन में 2 इंटू 10⁻7। तो 10⁻7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻6 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 10⁻6 से 10⁻6 कट गया, तो क्या बचा, 1/20, 1/20 बचा। 1/20 क्या बचा, एम्पियर आया। 1/20 क्या है, सॉरी मिली हेनरी होना चाहिए था, मिली एम्पियर नहीं होना चाहिए था। तो ये क्या है, क्योंकि एल का मान आया ना, तो 1/20 क्या आया है, 1/20 आया है हेनरी। 1/20 क्या है, हेनरी आया है। अब हमारे ऑप्शन हमने देखे तो हमारे ऑप्शन जो है मिली हेनरी में है, दे रखे हैं, किस में दे रखे हैं, मिली हेनरी में दे रखे हैं ऑप्शन। तो मिली हेनरी तो हमने बताया था, जैसे कि हमने बताया था 1 मीटर में क्या होता है, 1000 मिलीमीटर होते हैं। उसी प्रकार से 1 हेनरी में कितने होंगे, 1 हेनरी में हमारे 1000 मिली हेनरी होंगे। तो 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। 1000 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, करा दो गुणा। 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा, 50, यानी कितना आ जाएगा, 50 मिली हेनरी आ जाएगा, 50 मिली हेनरी आ जाएगा। तो 50 मिली हेनरी कौन से ऑप्शन के करीब है, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हमारा मिली हेनरी नहीं है, मिली एच नहीं है, मिली एम्पियर नहीं है, ये मिली हेनरी है। क्या है, मिली हेनरी, ये हमारा हेनरी में निकला है, ठीक है। तो इसको मिली हेनरी में चेंज करने के लिए ये एम ए नहीं है, एम एच है, मिली हेनरी, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो ये मिली हेनरी, मिली को चेंज करना तो बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा एसी थ्योरी जो है अब पूरी तरह से हमारी तरफ से कंप्लीट हो गई है। अगर अब कोई भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा मिलेगी तो उसको एक्स्ट्रा थ्योरी वाली वीडियोस में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो अब मेरी तरफ से तो एसी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हमारा क्या बचा है, पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम 2 वीडियो है इसके अंतर्गत, ठीक है। एक वीडियो में थ्योरी है इसकी, बिल्कुल कुछ नहीं थ्योरी, और पॉलीफेज सिस्टम से तुम्हारे सीटीआई के पेपर में तुमको लिख के दे रहा है, ठीक है। सीटीआई पेपर में पॉलीफेज सिस्टम से 2 क्वेश्चन पक्के आने, 100% श्योर आने। कौन से क्वेश्चन आने वो भी हम बता देंगे, ठीक है। सीटीआई पेपर में 2 क्वेश्चन 100% श्योरली आने, ठीक। तो पॉलीफेज सिस्टम की वीडियोस तुमको आज ही प्रोवाइड हम करा देंगे, हो सकेगा, ठीक है। तो पॉलीफेज सिस्टम की 2 वीडियोस बनाएंगे, दोनों वीडियो कंप्लीट करा देंगे। और हाँ, जुगल सर की एसी वाली थ्योरी के क्वेश्चन जो है उसको तुम एक बार ट्राई करो, और एसी थ्योरी के क्वेश्चन का सलूशन भी तुमको हम करा देंगे। तो कल की डेट तक तुमको 3 वीडियो मिल जाएंगी, एसी थ्योरी, जुगल सर की एसी थ्योरी की सलूशन वाली वीडियो मिल जाएगी, और पॉलीफेज सिस्टम की 2 वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो एसी थ्योरी जो जुगल सर वाली बुक में दे रखी है उसमें जो क्वेश्चन है, क्योंकि एसी थ्योरी जो जुगल सर वाली दे रखी है उन्होंने पॉलीफेज सिस्टम और एसी थ्योरी दोनों का मिक्स दे रखा है। तो पॉलीफेज सिस्टम के ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं वैसे, उसमें ज़्यादा 6-7, ज़्यादा 8-9 क्वेश्चन होंगे पॉलीफेज सिस्टम के जुगल सर में, तो उसको छोड़ देना। तो पॉलीफेज सिस्टम जब करा देंगे तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो उसकी एसी थ्योरी एक बार पढ़ लेना क्वेश्चन, ताकि जब हम कराएंगे तुमको आसानी से लगे, समझ में आए तब, ठीक है। तो एक बार तुम्हारा दिमाग लग जाएगा उसमें। तो पॉलीफेज सिस्टम की 2 वीडियो और एसी थ्योरी के क्वेश्चन की सॉल्यूशन की 1 वीडियो, 3 वीडियो तुमको कल की डेट तक मिल जाएंगी, ठीक है। चलो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। ये क्वेश्चन सारे नोट कर लेना एक कॉपी में, ठीक है, चाहे पन्ना चिपका लेना इसको इसी में, जिस हिसाब से देखना है, ठीक है। तो एसी थ्योरी पूरी कंप्लीट होगी, कायदे से करीब जरूर एसी थ्योरी से कम 4-5 क्वेश्चन आने हैं, समझ लो। यानी कि एसी थ्योरी और पॉलीफेज सिस्टम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। चलो यहीं तक रखते हैं वीडियो, चलो बाय।